स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आइए फटाफट अंदाज में। हांसी में किसानों ने मैयर टोल प्लाजा फ्री कराया। NH 9 पर बने मैयर टोल प्लाजा पर किसानों का भारी जमावड़ा है, जिसके आगे पुलिस जवान बेबस नजर आए। देश भर में आज किसान हाईवे पर करेंगे टोल फ्री। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने पर भी नजर। हरकत में गुरुग्राम प्रशासन 68 ड्यूटी मजिस्ट्रेट छप्पे पर रख रहे हैं नजर। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर नहीं काटा जा रहा है टोल टैक्स। पूरा दिन बंद रहेगा टोल प्लाजा। टोल नाके से वाहनों की जा रही है फ्री आवाजाही। किसानों ने करनाल के बसात्रा टोल प्लाजा पर पहुंचकर सभी गाड़ियों को टोल नाके से फ्री गुजरने की अपील की, जिसके बाद टोल नाके से सभी कर्मचारी चले गए। प्रशासन के पास किसानों के सुबह टोल पर पहुंचने की जानकारी थी, लेकिन किसानों ने रात को 12 बजे ही टोल प्लाजा को फ्री करा दिया। हालांकि प्रशासन ने इमरजेंसी हालातों में निपटने की तैयारी की है। बस्तारा टोल पर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर कई वाहन गुजरते हैं। टोल फ्री होने से जहां लोगों को फायदा हो रहा है, तो वहीं टोल कंपनी को नुकसान भी हो रहा है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि आंदोलन सफल होगा। पलवल में किसानों ने टोल फ्री के ऐलान के बाद धरना स्थल पर ITBP तैनात की गई है। तो वहीं आपको बताएं कि जिला प्रशासन ने अटोहा चौक पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की है। किसानों ने टोल फ्री कराने के लिए टोल सर्वर को ही बंद करने की रणनीति बनाई है। तो वहीं पलवल में सैकड़ों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि टोल सर्वर बंद नहीं हुआ तो फास्टैग से टोल टैक्स कटता रहेगा। किसान आंदोलन का असर KGP और KMP एक्सप्रेसवे पर भी पड़ रहा है। और साथ ही आपको बताएं कि सैकड़ों वाहन जाम में एक्सप्रेसवे पर अभी भी फंसे हुए हैं। किसानों द्वारा टोल फ्री करने के ऐलान के बावजूद फरीदाबाद में स्थिति अभी भी सामान्य बनी हुई है। फरीदाबाद बदरपुर टोल से गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं। बदरपुर बॉर्डर पर कड़ी चौकसी की पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो वहीं फिलहाल बदरपुर टोल प्लाजा पर स्थिति सामान्य है। बदरपुर बॉर्डर पर कोई भी किसान नहीं पहुंच पाया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसानों की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसानों से पूछा कि APMC को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर किसानों ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप हो गए। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो। मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। धर्मेंद्र ने कहा कि मैं अपने किसान भाइयों की पीड़ा को देखकर बहुत दुखी हूं। सरकार को तेजी से समाधान करना चाहिए। किसानों के आंदोलन का 16वां दिन आज सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सरकार का कृषि कानूनों को रद्द करने से इनकार के बाद रणनीति तैयार हो रही है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो रेल पटरियों को रोक देंगे और उसको लेकर जल्द ही तारीख का ऐलान करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर किसान संघों ने कहा है कि वो विरोध प्रदर्शन को तेज करेंगे। दिल्ली की ओर जाने वाले सभी राजमार्गों को जाम करना शुरू करेंगे। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसान 12 और 14 दिसंबर की रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। किसानों का कहना है कि आज देश भर में सभी टोल को आम जनता के लिए फ्री कराया जाएगा। किसानों का कहना है कि सारा देश किसान और सरकार की बात को सुने और फैसला करे कि अगर किसान गलत मांग कर रहे हैं तो धरना प्रदर्शन बंद कर दिया जाएगा। किसानों के आंदोलन के चलते फरीदाबाद में पुलिस ने हाईवे पर नाकेबंदी कर दी है। किसानों के टोल फ्री करने की चेतावनी के बाद पुलिस ने हाईवे पर 3 लेयर नाकेबंदी कर चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को बदरपुर बॉर्डर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। किसानों को बॉर्डर पर रोकने के लिए पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए बीते दिनों कृषि मंत्री की किसान आंदोलन के मसले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और उन्होंने लोगों से उन्हें सुनने की अपील की। ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को विस्तार से बातचीत की है और इससे जरूर सुने। भारतीय किसान यूनियन की एक विंग ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों के खिलाफ याचिका दायर की है। मांग की गई है कि कृषि कानूनों पर कोर्ट उनकी बात सुने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों का किसी का बहिष्कार करना या विरोध करना किसानों की रणनीति है। हम किसानों की मांग पर साथ खड़े हैं। तो वहीं अभय सिंह चौटाला पर कटाक्ष करते हुए बोले कि अगर किसान हितैषी होते तो चुनाव में एक ही सीट न आती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे।
गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले की निंदा की है। रामचंद्र जांगड़ा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता के गुंडों ने यह हमला करवाया और यह हमला दर्शाता है कि बंगाल से लोकतंत्र गायब हो चुका है। इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा ने किसान आंदोलन पर भी खुलकर बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से सवाल किए हैं। रामचंद्र जांगड़ा का कहना है कि वो बताएं कि क्या हरियाणा का किसान नहीं है। एक ने एसवाईएल से संबंधित तमाम समझौतों की पंजाब असेंबली बुलाकर निरस्त कर दिया और दूसरे ने हरियाणा को पानी देने वाली खुदी हुई नहर को मिट्टी से भरवा दिया। उनका कहना है कि अगर कृषि का मौजूदा ढांचा सही होता तो पंजाब जैसे प्रदेश का किसान कर्ज में दबा हुआ क्यों होता। मौजूदा व्यवस्था सही होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सांसद नायब सैनी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है, जिस कारण से ममता बनर्जी और उनके पिछलग्गू ओछी हरकतें कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सांसद सैनी ने कहा है कि राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर किसान बेवजह बवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर किसानों को कोई शंका है तो उसका समाधान बातचीत के माध्यम से हो सकता है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ और बैठक की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सैनी सिंह ने की। हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भिवानी हांसी बरवाला मार्ग को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के आदेश दिए। सांसद ब्रजेंद्र सिंह को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राजेंद्र सांसद डॉक्टर डीपी वत्स, हांसी विधायक विनोद भयाड़ा, बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद रहे। भिवानी हांसी बरवाला मार्ग लगभग 70 किलोमीटर लंबा होगा। इसका आधा क्षेत्र भिवानी जिले और लगभग आधा क्षेत्र हांसी से बरवाला तक होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे और सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठ गए थे। किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज अलीपुर थाने में हुई है। सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान फोर्स को लीड करने वाले 2 आईपीएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकले। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों ही आईपीएस अफसर होम आइसोलेशन में चले गए हैं। पलवल में किसानों के जत्थे साथ बाइकों पर महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री बच्चू गाडू पहुंचे। उन्होंने किसानों के धरने को समर्थन दिया और NH-19 पर किसानों का धरना चल रहा है। किसानों ने 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दी। लगातार किसानों के समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं, जिससे NH-19 पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। सुनेरा बॉर्डर पर एसपी ने भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है। पुलिस कप्तान ने हरियाणा बॉर्डर से किसान रैली को निकलने की 20 टू व्हीलर वाहनों को अनुमति दी है। 4 व्हीलर वाहनों को वापस भेज दिया है। करनाल के रहने वाले बॉक्सर और ओलंपिक खिलाड़ी सुमित सांगवान ट्रैक्टर पर अपनी बारात लेकर पहुंचे। सुमित ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी शादी में घोड़ा नहीं बल्कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। बॉक्सर सुमित सांगवान को शादी की बधाई देने के लिए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। तो वहीं सुमित का कहना है कि शादी में शगुन मिलेगा, उसे किसानों को दे दिया जाएगा। किसान आंदोलन में दिल्ली की तरफ से कूच कर रहे किसानों ने टोल प्लाजा पर टोल न लेकर उन्हें राहत दी जा रही है। हालांकि पंजाब में पहले से ही टोल फ्री है। किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को घरों में नजरबंद करने के लेकर विरोध मार्च निकाला गया और लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि सिर्फ फरीदाबाद में हो रहा है ये और पुलिस किसान आंदोलन का समर्थन करने पर कर्मचारी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पलवल नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव अटोहा के पास किसानों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक टीम गठित कर दी गई है, जो किसानों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है और किसानों को दवाइयां वितरित की जा रही हैं। लापरवाह अफसरों पर सरकार का एक्शन, नायब तहसीलदार बीडीओ समेत 6 अधिकारियों पर की गई कार्रवाई। 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो वहीं आपको बताएं, मुख्यमंत्री विंडो को लेकर समीक्षा बैठक में यह एक्शन लिया गया है।
नू में एक बीडी और पंचायत सचिव पर कार्रवाई करते हुए सरकारी फंड गबन मामले में निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। यमुनानगर में पंचायती राज विभाग के नोडल अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। करनाल में सहकारिता विभाग में कार्यरत इंस्पेक्टर के निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। चरखी दादरी में बौंद के बीडीओ सुभाष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 13 दिसंबर को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करेगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी एनटीएससी का आयोजन। प्रदेश भर में 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 31,939 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नवंबर माह के अंत में ही हुई ओपन की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इनमें 10वीं कक्षा में 27%, 12वीं में 30.86% बच्चे पास हुए हैं। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने इन ओपन परीक्षाओं के परिणाम की जानकारी देते हुए कहा कि 10वीं की कक्षा की 23,578 और 12वीं की 13,345 बच्चों ने परीक्षा दी थी। तो वहीं प्रशासन ने फुरलक रोड पर इंदिरा कॉलोनी के सामने पंचायती जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। बीडीपीओ के नेतृत्व में पंचायती जमीन पर बने निर्माणों को जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ। कब्जा कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हुई। फुरलक घरौंडा रोड पर इंदिरा कॉलोनी के सामने ग्राम पंचायत की कई एकड़ भूमि खाली पड़ी है। आपको बता दें कि गांव के सरपंच ने पंचायती जमीन को ग्रामीणों में बांट दिया था और इस जमीन में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की उच्च दबाव की भूमिगत पाइपलाइन दबाई गई है। कैथल के कलायत में किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसानों का खुला समर्थन देते हुए खंड के कुल 29 सरपंचों ने सरपंच संगठन प्रधान सहित 14 सरपंचों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं जनप्रतिनिधि उपमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम कार्यालय अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मटौर गांव के सरपंच पृथ्वी सिंह पहले ही बीडीपीओ को इस्तीफा दे चुके हैं और इस तरह इस्तीफा देने वालों की संख्या 15 हो गई है। हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नगर निगम सोनीपत में मनीष ग्रोवर को निगम चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया है। रेवाड़ी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेवाड़ी में बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला है। निर्दलीय समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो वहीं दोनों की पार्टियों में 13-14 दिसंबर को अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। प्रत्याशियों को 18 दिसंबर को चुनाव चिन्ह मिलेंगे। 27 तारीख को मतदान होगा। रेवाड़ी में नगर निकाय में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने उनके परिवार के किसी के चेयरपर्सन चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया कि नगर परिषद के चुनाव में चेयरपर्सन का चुनाव न तो उनकी पुत्रवधू लड़ेगी और न ही उनकी पत्नी लड़ेगी। पंचकुला बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक जिलाध्यक्ष अजय शर्मा की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यालय में हुई। बैठक में विशेष तौर पर विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की और बैठक में नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति और चुनावी कार्यक्रमों पर विचार किया गया। तो वहीं यमुनानगर के करेड़ा खुर्द गांव में खेतों के बीच में बने गोदाम में अचानक सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। मुख्यमंत्री सीएम फ्लाइंग को ये सूचना मिली थी कि किसानों का खेतों में प्रयोग होने वाले यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में सप्लाई होता है। सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा के अलावा कृषि विभाग के सब इंस्पेक्टर और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूचना के आधार पर यहां छापेमार कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि स्टॉक रजिस्टर चेक करने के बाद जो भी हालात बनेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि अभी तक गोदाम के मालिक के बारे में पता नहीं चल सका है। गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने लघु सचिवालय में गोहाना, मुडलाना और कथूरा ब्लॉक में शिक्षा और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में अधिकारियों को एक सप्ताह तक सभी परिवार के पहचान पत्र बनाने के निर्देश दिए। मेवात में शीशवाना गांव में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि उसने दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर विवाहिता को बच्चों सहित पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस हादसे में महिला और उसके एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। नगीना पुलिस ने पति साबिर समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर आग लगाकर हत्या करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी किसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। नूह के नूर मोहम्मद हत्या मामले में पीड़ितों ने गृह मंत्री, एसपी, आईजी और सीएम विंडो में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। बीते 26 नवंबर को पालरी रोड पर नूर मोहम्मद नाम के शख्स पर तेल डालकर आग लगा दी गई थी। तो वहीं आपको बताएं कि परिजनों का आरोप है कि 15 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानीपत के सेक्टर 29 में कृष्णा गार्डन में पति ने पत्नी को गला दबाकर हत्या कर दी है। एक परिवार बंगाल का रहने वाला है। आरोपी पानीपत में फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस ने आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं।
गुरुवार को देर रात पति और पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों में हाथापाई हुई और इसके बाद फिरदौस ने गला दबाकर हुसैना की हत्या कर दी। चरखी दादरी जिले के गांव रानीला में एक शादी समारोह में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक टेंट लगाने के लिए पाइप पर लगा चढ़ रहा था। मृतक के परिजनों ने टेंट मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के शव को चरखी दादरी के सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर अंबाला में एक ट्रक और ऑल्टो कार की बीच टक्कर हो गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली की तरफ से आ रही थी और हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई, जिसकी वजह से गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हाईवे पर एक्सीडेंट होने की वजह से दिल्ली की तरफ से आ रहे ट्रैफिक को भी पुलिस ने रोक दिया। पुलिस अधिकारियों मौके पर मौजूद हैं और आगे की कार्रवाई में जुट गए। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका भी फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन के टीके को मंजूरी दे सकता है। अमेरिकी सरकार ने एक सलाहकार पैनल के फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन स्वीकृति की सिफारिश की है। देश में 24 घंटे में 29,961 नए केस आए सामने। 413 मरीजों की हुई मौत। 98 लाख से ज्यादा कुल एक्टिव केस, साथ ही 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना का शिकंजा लगातार जारी। 24 घंटे में सामने आए 2,385 नए केस, 60 लोगों की हुई मौत। 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 87 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 48,000 के पार। अब भी 71,315 से केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 1,235 नए केस। अब भी 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,870 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लोगों से बुरा हाल। तो वहीं एक दिन में सामने आए 1,662 नए केस। अब तक 5,32,349 से ज्यादा मरीज ठीक। तो वहीं 20,801 एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तो वहीं एक दिन में सामने आए 1,592 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,87,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आया कोरोना के 538 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,73,000 के पार। तो 5,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 7 करोड़ 7 लाख के पार। तो वहीं अब तक 15,88,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 99 लाख के पार कोरोना के केसेस एक्टिव। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 60 लाख के पार। अब तक 93,30,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,79,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 67,83,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। कुल मरीजों की संख्या हुई 25,59,000 के पार। तो वहीं 4,90,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव। 45,280 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना से 1,065 नए मामले आए सामने। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। अब 2,699 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,800 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना के 2,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 296 नए मामले सामने आए। 3 की मौत। 644 मरीज हो चुके हैं ठीक। फरीदाबाद में भी कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। कोरोना के 211 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में 14 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार 14 दिसंबर से प्रदेश में 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की तैयारी में है, लेकिन स्टूडेंट्स को मेडिकल सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। इसी तरह 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए 21 दिसंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। सरकार ने कोविड गाइडलाइन के साथ स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए हैं।